बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूरोपियन फूड टीवी पे आप सब दोस्तों का खुश आमदीद और वेलकम बैक जनाब। आ गए हम आज एक और नई और कमाल की वीडियो लेके। तो ये पिछली वीडियोस में जनाब हम तुर्की पहुंच चुके थे और वहाँ पे हमने सुनी थी इंडियन की बड़ी खौफनाक स्टोरी और वो मेरा पहला दिन था। और रात को फिर सो गए जनाब और सुबह उठे काम पे जाना था। अभी जो लोग ये कहते हैं ना कि यार हम जाएंगे पाकिस्तान से किसी तरीके बस तुर्की पहुंच जाएं और तुर्की जाके हम वहाँ पे जनाब पैसे कमाएंगे, उधर से पैसे कमा के फिर आगे जो डैंकी लगाएंगे हम यूरोप के लिए निकलेंगे। तो उनके लिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये पैगाम है कि तुर्की आके मेरे भाई कोई पैसा नहीं कमाया जाता। तब जब मैं था तब जो वो 26 जो है ना वो रुपए बनते थे एक लीरे के। अभी मेरे ख्याल 24 हैं या 25 हैं, मतलब इसके राउंड अबाउट ही है, इतने ज्यादा नहीं है। वहां पे जो भी बंदा रहता है वो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो गुजारा करता है अपना, क्योंकि वहां पे टीटो पाटियां करनी होती हैं, अपने कपड़े वगैरह खरीदने होते हैं। कहते हैं ना वो तरबूजे को देख के तरबूजा रंग पकड़ता है कि खरबूजे को देख के पकड़ता है, इस तरह ही है। तो जब एक बंदा साथ लेता है ना कमरे में कोई नए कपड़े ही अच्छे, तो फिर दूसरे सब का शौक पैदा होता है, वो यार तुमने ये ले लिया है मुझे भी लेना है। तो वो कहते हैं हमसाये का मुंह लाल हो ना, तो फिर क्या करना पड़ता है अपना मुंह लाल करने के लिए। तो फिर वहां पे ऐसा ही होता था। तो ज्यादा वहां पे इनकम नहीं है, तो जो लोग ये सोच के निकलना चाहते हैं ना, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि यार भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने अपना टाइम इस तरह वेस्ट नहीं करना। अगर आपके पास कम से कम रुपया 5 लाख घर में होना चाहिए कि आप ग्रीस में अगर पहुंच जाए ना, तो वो आपके लिए बेस्ट इसलिए रहता है कि ग्रीस में यार 15 से 20 रुपए जो है ना वो अगर रोज के मिल जाए ना, आपको मिल जाए, तो वो भी 2,000 जो है ना वो तो एक 10 यूरो के 2,000 बन गए और 20 यूरो के 4,000 बन गए। मतलब 4,000 की दिहाड़ी तो बंदे की लग जाती है, 20 यूरो भी मिल जाए डेली के और खर्चा वगैरह अपना करके वो सारा आपके पास, मतलब कि 15 यूरो भी आपको डेली के बच जाए या 10 यूरो भी बच जाते हैं, तो वो भी निज़ाम ठीक हो जाता है, मतलब एक चल जाता है। लेकिन तुर्की में ये मामला जो है वो बहुत मुश्किल है, तुर्की में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे घर जो है ना उसके किराया देना पड़ता है, अपना खाना पीना करना पड़ता है, फिर जनाब टशन मशन करने पड़ते हैं वहाँ पे। और खारिश इतनी को है तुर्की के अंदर कि हर बंदा जो है ना उसको वहां पे खारिश होता है, जो है ना वो उसकी बीमारी में मुब्तला हो जाता है। चाहे कोई बंदा क्योंकि तुर्की का जो है ना वबा उसके अंदर ऐसा निज़ाम है कि उधर आपको ये खारिश की बीमारी होनी होनी है। वो इसलिए कि मैंने सुना था कि वो जो पहले उम्मतों में अजाब आया था खुरक का, जिनको खुरक पड़ गई थी, जिन्होंने वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, उसके अंदर उन्होंने जनाब वो बोलोबराज किया और वो एक कश्ती के लिए फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मैंने तो बनाई थी कि अपनी तैयारी के लिए, लेकिन इन लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो अपना आलूदगी फैला दी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि प्यारे पैगंबर परेशान ना हो, ये लोग ही साफ करेंगे। तो वो जो ये सारे मामलात थे अगर तारीख में भी पढ़ा जाए तो वो इधर कई जो है ना वो मिलते हैं। और आज भी वो बददुआ जो है, तब वो ठीक तो हो गया था लेकिन वो वाली पानी में तसीर, वो वाले सारे मामलात जो हैं वो इधर ही हैं। इसी तरफ ही जो है ना वो जूदी पहाड़ था जिसके अंदर से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी निकली थी और जो है ना फिर वो वापस उसी पहाड़ के अंदर चली गई। इन लोगों ने उनके साथ ऊँटनी के बच्चे को मार दिया या जुल्म किया। और यहाँ पे काफ़ी जो है ना वो इस्लामी तारीख के हवाले से अगर देखा जाए तो जो तुर्की के जो कंट्री है इसमें बहुत सी तारीख वाबस्ता है और बहुत से जो है ना वो पैगम्बरान इस्लाम जो है वो इस तरफ आए हैं और मतलब कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और ये खारिश वाली बीमारी जो है वो तुर्की में ही है, सिर्फ पूरी दुनिया में और कहीं पे खारिश नहीं होती। तो ये वही हज़रत जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी उसके हवाले से जनाब इनको खारिश है। और मुझे भी वहाँ पे काफ़ी कंट्रोल करने के बाद मैं अगर वहाँ पे 1 महीने में मैंने 9 दफ़ा डेंगी लगाई है ना यूनान की, वो सिर्फ खुराक की वजह से मैं डर के लगाई है। मैंने कहा कि अगर यहाँ पे रह के मुझे भी खारिश होगी ना, तो खुदा की कसम वहाँ पे मैंने लोगों की हालत देखी है कि वो लोहे की जो कैंचियाँ होती हैं ना जो कपड़े काटने वाली होती हैं या बाल काटने वाली, उसके साथ इस तरह खारिश करते थे और इतनी खारिश करते थे, इतनी खारिश करते थे, इतने इतने बड़े नाखून वहां पे लोगों ने रखे होते थे कि वो इस तरह अपने बदन पे मारते थे और उनको सुकून मिलता था जब तक खारिश करते रहते थे ना। और अपनी रैश में जहाँ पे मैं रहता था वहां पे मैंने लोगों को देखा है अपनी इन गुनाहगार आंखों से कि यार वो बंदे एक दूसरे को खारिश करते थे। उसने कहना यार अभी 5 मिनट तुम मुझे खारिश करो, फिर 5 मिनट मैं तुम्हें करूंगा, अच्छा अब 10 मिनट तुम करो, 10 मिनट तुम्हें मैं करूंगा। और उन्होंने जो बालों में फेरने वाला कंगा होता है ना, वो कंगे के साथ लोग वहां पे खारिश करते थे। तुर्की के अंदर इतनी ज्यादा खारिश होती है और उसके पानी के अंदर ये मसाइल है। तो मुझे भी जो है ना वो दाने वगैरह बनने शुरू हो गए नीचे जो है ना वो पाँव के ऊपर और टांगों के ऊपर, हाथों के ऊपर, यहाँ पे इस जगह पे। वो मैंने ऐसे ऐसे करते रहना जो महीना मैं वहां पे रहा हूँ ना, तो वो बस ऐसे ऐसे जनाब वो मैंने, आप मेरी पहली वीडियो देखें जो मैंने पहले बनाई हुई है ना, तो उसमें भी मैं अक्सर ऐसे करके जो है ना वो करता रहूंगा। और उसका असर मुझे
इटली पहुंचने तक होता रहा है। तब यूनान था, मैं यूनान में मैं फेसबुक पे भी लाइव आया करता था और यूट्यूब के लिए भी वीडियो जो बनाई है ना, तो उसमें मैं अक्सर ऐसे करता रहता हूँ ना, बाजुओं पे ऐसे खारिश वगैरह। तो वो तुर्की के पानी का ही असर था जनाब, वो खारिश वगैरह सारी उधर ही थी। तो बहरहाल ये उनके लोगों के लिए पैगाम था जो कहते हैं कि हमने तुर्की आना है, वहां पे पैसे कमाएंगे, कमा के आगे जाएंगे। बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, ना पैसे वहां पे कमा सकते हैं, ना वहां पे आप जो है ना वो घर में भेज सकते हैं। अगर आप भेजेंगे 10-15 हज़ार घर के लिए आप भेज सकते हैं तुर्की में रह के, तो सेविंग वहां पे नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हाँ, जो आज़ाद है घर से वो ठीक है, आ जाए, वो अपनी वहां पे चश्मस मारे, मौज है। यूरोप का सबसे खूबसूरत तरीन जो मुल्क है, जो इलाका है, वो तुर्की है। तुर्की से ज़्यादा खूबसूरत पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। और ज़्यादा खूबसूरती क्यों है कि वहाँ की मस्जिदें और वहाँ का जो व्यू है, वहाँ का समंदर है, ख़ासतौर इस्तांबुल जो है, वो एक बहुत ही प्यारा मंजर देता है। और आज भी आई लाइक इट तुर्की, बट खुरक, आई डोंट लाइक खुरक। पहली रात थी जनाब, गुजर गई। अभी दूसरा दिन जब आया तो मुझे वो दोस्त कहते हैं कि अब साहब आपको काम पे लेके जाना है, तो आपने रात को जल्दी सो जाना है, तो सुबह काम पे उठ के जाएंगे। मैंने भी कहा ठीक है जी, काम करेंगे। तो अभी तुर्की में काम करने का जो है वो क्या सिलसिला था, सुबह उठे हैं जनाब 6 बजे, उन्होंने मुझे उठा दिया और 6:30 बजे हम तैयार हो गए। तो नाश्ता वगैरह नहीं किया, निकल पड़े हैं घर से। अभी 7 से लेके शाम 7 बजे तक जो है ना वो काम था हमारा। तो मैं अली उसके साथ गया हूँ, हसन उसका नाम पता नहीं यार अभी क्या था, अली हसन था शायद, इस तरह का ही था। तो उसके साथ मैंने ना, उसने कहा कि अब साहब आपने जाना है काम पे। मैंने कहा जी ठीक है भाई, मुझे उठा लेना। सुबह सो गए, रात को सुबह उठ गए हैं। तो 6:30 बजे घर से निकले हैं और 7 बजे से कोई तकरीबन 5 मिनट पहले हम ना वहाँ से पैदल ही जाते थे। तो हम अपनी फैक्ट्री जो है, जहाँ पे जो है ना वो गारमेंट्स बनते थे, औरतों का सामान बनता था, अंडर गारमेंट्स थे, और जनाब वो बनैने थी, और उनके पेंटें थी, ट्रोज़र थी, कमीज़ें बनती थी, शमीज़ें बनती थी, और मतलब हर तरह का जो औरतों का सामान था ना, कपड़ों के हवाले से, वो सारा वहाँ पे तैयार होता था। अभी मेरा पहला दिन है, उसने जनाब जाते ही वो तुर्किश में कहा कि ये कार्दिश जो है ना वो नया आया है यहाँ पे, तो इसको इधर काम पे रखना है। उसने कहा ठीक है, बस सही है। तो वहाँ पे पहला जो बंदा जाता है वो वहाँ पे तोपला करता है। अब आप दोस्त ये कहेंगे कि जी आप साहब तोपला क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं तोपला क्या होता है। तो तोपला मेरे भाई हेल्पर को कहते हैं, जो वहाँ पे हेल्पिंग करनी होती है आपने, उसको तोपला कहते हैं। कि अगर आप काम कर रहे हैं ना, मशीनें लगी हुई हैं जनाब, 12 मशीनें लगी हुई हैं वहाँ पे। कोई बंदा सिलाई कर रहा है, कोई बंदा रफू कर रहा है, कोई बंदा जो है वो काज कर रहा है, ओवरलॉक कर रहा है, कढ़ाई कर रहा है, प्रेस कर रहा है। तो 2 बंदे वहाँ पे होते हैं जिन्होंने हेल्पिंग करनी होती है। एक बंदे से कपड़े उठाने हैं, दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, चौथे के पास, पांचवें के पास, रफू वाले के पास, सिलाई वाले के पास, ओवरलॉक वाले के पास, प्रेस करने वाले के पास, फिर उनको इकट्ठे करके जनाब पैकिंग वालों के पास। वो 2 बंदों ने वहां पे जो है ना वो 12 घंटे ड्यूटी करनी होती है, जिसमें सिर्फ आधा घंटा रेस्ट होती है। वो भी 11:30 से 12 बजे तक आप खाना वगैरह खा लें, कॉफी वगैरह पी लें। उसके बाद फिर काम जो है वो चल सो चल, चल सो चल जो है ना वो। तो तोपले पे जनाब बंदे को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि इतनी मेहनत जो है ना वो, तुर्की का सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो है वो तुर्की के अंदर है। जिस बंदे ने तुर्की के अंदर काम कर लिया ना, मैं कहता हूँ वो दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके काम कर सकता है। क्योंकि 12 घंटे आपने काम करना है, नॉन स्टॉप काम करना है, मालिक ने सर पे खड़े होना है और उसने यही कहना है भाई चाबक चाबक, हादी 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 हादी, चाबक चाबक, मतलब ओए जल्दी करो, कम करो, यावश यावश यावश, वल्लाही यावश, बतू किड्डा मठ है, ढिला है, छेती कर, हादी लान, चाबक चाबक, चाबक चाबक कहते हैं जल्दी जल्दी को, जल्दी। जनाब मेरा पहला दिन था, मैं वहां पे गया, अभी मैं कपड़े उठा रहा हूँ, कभी रफू वाले से उठा के जो है वो सिलाई वाले के पास लेके जा रहा हूँ, सिलाई वाले का पकड़ के जनाब वो प्रेस करने के वाले के पास लेके जा रहा हूँ। तो कोई जो है वो सिर्फ ये गल में लगा रहा है, कोई ये वाली पट्टी लगा रहा है, कोई बाजू लगा रहा है, कोई जो है वो कफ लगा रहा है। मतलब हर मशीन पे जो है ना वो एक सूट तैयार होने तक आपने 12 मशीनों से वो सूट ने गुजरना होता है। ये नहीं कि हर बंदे ने जो है ना वो एक कमीज बना देनी है। अभी मैं मशीन पे हूँ, मेरा काम है कलर लगाई होनी है, जितने भी कपड़े हैं वो 1000-1500 पीस पड़े होंगे, बस वो सारा दिन उनको कलर लगाते रहना, कलर लगाते रहना। एक बंदे की ड्यूटी है वो ये बटन वाली पट्टी लगाएगा, उसने बटन वाली लगाते ही रहना। एक है उसने ये आगे और पीछे वाला दोनों पल्ले जो है उनको सिलाई लगानी है, बस उसने ये सिलाई लगाते रहना। और जिसका काम है बाजू लगाना, उसने बस बाजू लगाते रहना सारी कमीजों को। तो मेरा काम क्या था, मैंने कमीज जो ना वो दोनों पल्ले जो है ना वो सिलाई करने वाले से कपड़े पकड़ने हैं, मैंने जनाब वो कलर लगाने वाले के पास दे देने हैं। अब उसके पास जो तैयार थे उनको ऐसे करके पकड़ना है, वो बाजू लगाने वाले के पास दे देने हैं। बाजू वालों से पकड़ना है तो वो जो ये लगाता है इसके पास। अभी एंड तक जाते जाते जिस बंदे ने जो घेरा नीचे होता है ना, इसको गुलाई करनी होती है ना, फाइनल टच देना होता है,
उसके पास रखने होते हैं, उससे पकड़ के फिर जनाब जो इस्त्री करता है, प्रेस करने वाला होता है, उसके पास लेके जाने होते थे। खैर जी, मैं ये सारा निज़ाम देखता रहा। ये वहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी दर्जी है ना, कमाई तुर्की में अगर वो बंदा कमाई कर सकता है जो बंदा दर्जी होता है, जिस बंदे को कपड़े सिलाई करने का काम आता है ना, तुर्की में सिर्फ वो बंदा कामयाब है। बाकी अगर आप जा कहते हैं ना जी मैं तुर्की में वहाँ पे किसी फैक्ट्री में काम लग जाऊंगा, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी या कोई भी कंपनी, वहाँ पे सिर्फ तुर्की के अंदर सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा काम है, तो वो आपको काम मिलेगा जनाब ये जो है सिलाई का। वहाँ पे पाकिस्तानी गला एक है, उसके अंदर जनाब काम होता है वो मुख्तलिफ हो जाता है, ये खरादियों का काम होता है। वहाँ पे खराद का काफ़ी कारोबार है, पुर्जे वगैरह स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, खरादिये भी वहाँ पे होते हैं, खराद का काम होता है। वहाँ पे आप किसी दुकान पे लग जाते हैं, किसी सब्जी मंडी में लग जाते हैं, कपड़ों लगाने वाली मार्केट में जो है ना वो लग जाता है बंदा, लेकिन वो कम चांस होते हैं। ज़्यादातर काम जो है वो आपको तोपला करना पड़ेगा इनके साथ आके जनाब, कपड़े सीने वाली जो दुकान है उसकी। जितना भी जनाब ये निज़ाम था ना, वहाँ पे हर बंदे का ये होता है कि यार पता नहीं वहाँ पे जाके किस तरह काम होता है, किस तरह करना पड़ता है। तो आपकी जनाब 50 लीरे से जो है ना वो नॉर्मल सैलरी दिन की एक दिन की शुरू हो जानी है। वो 15 दिन बाद पैसे दे देते हैं, हफ्ते बाद भी, हर जुमेरात की जुमेरात भी मिल जाते हैं पैसे वहाँ पे। अगर आपको 50 जो है ना वो लीरे डेली मिलते हैं, तो आपके वो मेरा ख्याल है बन जाएंगे पाकिस्तानी कोई, अब ये नहीं पता मुझे कितने बन जाने हैं। मतलब अगर 50 हो गए हैं ना, तो आपको भी, आप भी ज़रा चेक करें, अगर 50 आपको डेली के मिलते हैं तो 30 दिन के जनाब कितने जो है ना वो मिल जाने हैं। 50, 1500 लीरा बन जाता है नाजरीन, 1500 लीरा। और 1500 लीरा आपकी ये हो गई मंथली, और इसको आप ज़रब दे लें 1500 ज़रबे 25, मतलब ये 37,000 रुपया जो है ना वो पाकिस्तानी तकरीबन बन जाता है, पाकिस्तानी 37,000 रुपया। तो ये 37,000 में से जनाब आधे तो आपका खर्चा है वहाँ पे जो आपने करना है, अपना खाने पे करना है, अपनी रैश का किराया देना है, आपने अपने कपड़े वगैरह लेने हैं, अपना मोबाइल रिचार्ज करना है, सिम में लोड करवाना है, नेट का पैकेज लगवाना है, वो जो सूरत हाल है। और ज़्यादा अगर कोई बंदा कारीगर है जो अच्छा काम कर लेता है, मतलब कि दर्जी जो अच्छा दर्जी है ना, उसके लिए क्या निज़ाम है कि अगर वो बंदा वहाँ पे काम करता है ना, तो वो तकरीबन 2,000 लीरे तक कमा लेता है, मतलब 50,000 रुपया पाकिस्तानी बना लेता है। तो इसलिए अगर जो बंदे दर्जी हैं जिनको नहीं आइडिया ना, वो पाकिस्तान में पहले दर्जियों का काम सीखें। अगर वो तुर्की में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे सिर्फ दर्जी बंदा कामयाब है। बाकी जो भी आपको हुनर आता है, आप मिस्त्री हैं, आप इस्त्री हैं, फ्रीस्त्री हैं, जो भी है, कोई वहाँ पे काम नहीं तुर्की के अंदर, ना ही आपको वहाँ पे इनकम मिलनी है। फिर बंदा जब तुर्की के अंदर 6 माह या साल गुजारता है ना, वहां पे मैंने देखे हैं 2-2 3-3 साल बंदे गुजारते हैं, और बाद में फिर वो जनाब अपने देखते रहते हैं यार कुछ भी नहीं कमाया, टाइम ही ज़ाया किया है, सही गल है इधर। तो ज़्यादातर लोग फिर क्या करते हैं, जिनको काम नहीं मिलता ना या ज़ुबान नहीं आती, वो फिर वहाँ पे एक सब्ज़ा मंडी है इस्तांबुल के अंदर ना, लारी अड्डे के पास ही, वो सब्ज़ी मंडी में चले जाते हैं। वहाँ पे जनाब अपनी वो बस दिहाड़ी लगाते हैं, रात को काम होता है, गाड़ियाँ आती हैं सामान वाली, उनको फिर जनाब लोड और अनलोड करना पड़ता है। हाथ वाला एक ठेला होता है, आपने उसके ऊपर जनाब वो डब्बे रखने हैं, तो आपको कोई बंदा 5 रुपए दे देगा, कोई 4 रुपए दे देगा, कोई 3 रुपए दे देगा। मतलब इस तरह की आपकी है, और आपने वो वाली जो है, मतलब मजदूरी आपने जो करनी है वो इस तरह ही होनी है कि जनाब किसी का आपने सामान पकड़ना है और वो आपने लेके चले जाना है उसकी दुकान के ऊपर गाड़ी से उतार के। तो वो दिल करे तो जो है ना वो आपकी 50 रुपए की रात लग जाए, 4-5 घंटे वो काम होता है या 6 घंटे। दिल करे जनाब 60, वो जितनी आपके अंदर पावर है, जितना काम आप कर सकते हैं सामान उठाने का, तो वो आपने उतना जो है ना वो करना है। तो बाकी वहाँ पे भी इतनी खास कमाई नहीं है, लोग वहाँ पे काम करते थे। अभी मैं जहाँ पे वो रहता था ना, तो मुझे तो ये सारा पता था। मैं एक महीने के अंदर मैंने पूरा तुर्की का जो है ना वो हिसाब लगा लिया कि यहाँ पे कौन बंदे कमाई कर सकते हैं, कितनी इनकम है यहाँ पे, क्या यहाँ पे पैसे कमा के बंदा आगे यूरोप का सफ़र कर सकता है। तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता। जिन लोगों के दिल में ये है ना कि हम जनाब वो सफ़र करेंगे यूरोप का, वहाँ पे करके कमाई, उनके लिए कि बिल्कुल कमाई वहाँ पे कोई नहीं है। तो मेरे भाई घर के अंदर अगर 5 लाख रुपया है, तो फिर आप घर से निकले, मतलब 2 लाख रुपया आपका खर्चा आ जाना जी तुर्की आने का, और तुर्की से यूनान जाने का 3 लाख आपका खर्चा आ जाना। फिर वहां पे फिर बंदा जब 1.5-2 साल का वक्त ज़ाया कर लेता है ना टीटो पार्टियां करके, तो फिर बंदा कहता है यार इससे तो बेहतर है कि मैं यूनान चला जाऊं, और यूनान जो है ना वहाँ पे कम से कम 20 रुपए भी अगर मिल जाए ना, तो मेरा 4,000 रुपया पाकिस्तानी बन जाता है।
और वहाँ पे मैं पैसे कमा लेता हूँ, चलो घर में भी भेजूंगा। अगर जनाब 4,000 जो है वो आप डेली कमा रहे हैं, तो फिर बंदा ज़रबे देता है कि यार ये अगर 4,000 मेरा डेली है ना, तो मैं 4 3 12 1,20,000 रुपया मेरा ये बन जाना है। तो चलो 20,000 मैं अपना खर्चा कर लूँ, चलो 40,000 अपना उधर मेरा खर्चा हो जाए, और जो है ना वो 80,000 मैं घर तो भेज सकता हूँ ना। फिर बंदा ख्वाब देखने शुरू कर देता है, तो तब तक देर हो चुकी होती है, और बंदा जो है ना वो फिर कुछ भी नहीं कर सकता। तो खैर इस तरह का जो है ना वो मामलात थे। तो मैं भी यही सोच रहा था, फिर मैंने एक दिन जो काम वो किया जाके वहाँ पे, तो जनाब रात को गया तो काफ़ी मैं थक गया, और जो है ना वो परेशानी होगी। मैंने कहा यार 12 घंटे काम, तो मेरे पाँव जो है ना वो सोजिश का शिकार हो गया, और 12 घंटे मैंने खड़े होकर काम किया, कभी इधर जा रहा हूँ कभी इधर जा रहा हूँ जनाब, फुल्ली कुत्ते वाला निज़ाम से होते, कभी इधर भाग कभी उधर भाग, इधर से आवाज़ें आ रही हैं। तो और काम जो है ना वो आपने स्लो तो करना ही नहीं, बस भाग दौड़, आपको कोई काम नहीं, फिर भी आप भागते हुए उसकी तरफ लगे जाए चले जाएं, उधर से भागते हुए इसकी तरफ चले जाएं उसकी तरफ चले जाएं, खड़े नहीं होना वहां पे। मालिक आपके सर पे बैठा हुआ है, वो तुर्का जो है ना वो भी साथ काम कर रहा है, जिसके वो फैक्ट्री होती है ना, वो भी जनाब आपके साथ काम कर रहा होता है। ये नहीं कि वो आपको अलहदा बैठ के मैनेज कर रहा होता है, उसने एक मशीन पे बैठा हुआ है और सबको उसने काम पे जो है ना वो फोर्स किया हुआ है। तो अगर आपको पास कोई भी नहीं, आप खड़े नहीं हो सकते वहां पे कि आपका काम खत्म हो गया और आप ऐसे खड़े हैं ना, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। अब इधर से भाग के उधर जा रहे हैं, उधर से भाग के इधर आ रहे हैं, एक कमीज है तो एक ही पकड़ के उधर ले जाए, उधर से एक है तो एक पकड़ के उधर ले जाए। तो मैं भी सारा दिन बस इसी काम में लगा रहा जनाब। तो घर में आया तो मैंने देखा कि यार ये जो है ना ये तो बड़ा मुश्किल काम है। खैर मेरी उसने ना जो वो 75 जो है ना वो मुझे मिले थे एक दिन के, 75 लीरे। तो उसने कहा कि बंदा जो है ना वो हार्ड वर्कर है, तो इसको वो उसका दोस्त भी था तुर्का, तो उसने कहा कि ये मेरा दोस्त है, तो इसको जो है ना वो पैसे ज़्यादा देंगे। उसने कहा जी ठीक हो गया, सही है, मुश्किल नहीं। फिर दूसरे दिन सुबह फिर मैं आ गया जनाब। अभी नाश्ता भी नहीं करके आते थे सुबह, तो 11:30 बजे छुट्टी होती तो हम घर चले जाते, वहां पे नाश्ता करके फिर वापस आ जाते 20 मिनट में। तो दूसरे दिन आया तो दूसरे दिन फिर वही रूटीन थी। अभी जनाब वो बीज वाले कपड़े वगैरह बना रहे थे, ये जो यूरोप में आने के लिए किसी का ऑर्डर था, वो ऑर्डर पे माल तैयार करते थे। तो वो फिर हमारे पास कमीजें उस दिन आ गई, हमने कमीजें सिलाई करनी थी औरतों की, वो बड़ी बड़ी जो होती हैं खुली, जो समुद्रों पे बीचेस पे जो पहनती है ना, वो वाले। तो वो वाले जनाब अभी वो सिलाई कर रहे हैं, तो मैं जनाब वो इसी तरह बस वो ऐसे पकड़ रहा हूँ। शाम तक जो है ना वो सुबह 7 बजे के लगे हुए, शाम जो है वो 7 बज गए। उस दिन उसने 1.5 घंटा जो है एक्स्ट्रा लगवाया, उसने कहा जी ऑर्डर देना है। तो 8:30 बजे जनाब हमें छुट्टी हुई, और मैं बस ऐसे करें गिर रहा हूँ। मैंने कहा तुर्की लीरा कमाने के लिए यहाँ पे लीरो लीर होना पड़ता है। तो मैं उस दिन बहुत ही ज्यादा लीरो लीर हो गया जनाब, लीरे कमाने के चक्कर में। तो रात को जनाब वहाँ पे जो है ना वो लेट गया, तो मुझे बुखार बुखार सा जो है ना वो हो गया। तो मैंने कहा कि वल्ला बहुत मुश्किल है। तो नेक्स्ट टाइम जनाब आ गई हमारा जो है ना वो जुमा था, कि शायद आधा का दिन उस दिन काम किया था, या क्या मसला था, कुछ प्रॉब्लम थी कि आधा दिन हमने काम किया था ना, आधी दिहाड़ी लगी थी। तो जुमेरात वाले दिन वो सबको पैसे देते हैं यार, 7 दिन बाद वहाँ पे तुर्की में पैसे मिल जाते हैं, ये एक उनका अच्छा असूल है। क्योंकि इलीगल काम करते हैं तो फिर भी वो पैसे दे देते हैं, लेकिन मजदूरी उजरत कम देते हैं हमारे निस्बत। दूसरे जो लोग हैं ना, जो मोरक्कन है या वहाँ पे जो शामी है, सूरियन जो है, उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वो कारीगर भी हैं और उनको ज़बान भी आती है। और उनको 100 या 150 जो है ना वो दिहाड़ी का मिलता है, हमें 70 या 50 मिलते थे। मैंने वहां पे जनाब 2.5 दिन काम किया, मुझे उसने दिए 230 लीरे। और 230 लीरे लेके तो मैं इतना खुश था, मैंने कहा शुक्र है यार तुर्की में मैंने अपनी पहली कमाई जो है ना वो की है। और मुझे कसम से बुखार हो गया था वो 2.5 दिन काम करके। तो उसके बाद मैंने कहा भाई मैंने ना गेम लगानी है, मुझे यूनान जाने दें, मैं तुर्की में काम नहीं कर सकता, यहाँ पे इतना मुश्किल काम है। तो मेरा कुछ सोचें, मैं गेम करना चाहता हूँ, मैं जो है ना वो यहाँ पे काम नहीं कर सकता। मैंने हालात का जायजा लिया कि यार यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है, और खुरक वहाँ पे खारिश वगैरह बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी वहाँ पे लोगों को अगवा कर लेते थे, और अगवा बरए तवान, मतलब कोई नया बंदा आया है तो उसको जनाब किस तरह वो वर्गला के अपने घर में लेके चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे उसको खाना वगैरह खिला के तो कहते हैं हाँ भी पुत्र होने वाला है, फोन है घर च कॉल ला के उन्होंने कहा कि रुपया 35,000 40,000 है ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रैवल करवान, नहीं तो फिर ਅਸੀਂ तेरे ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ना वो बुरे पेश आवांगे। तो वहाँ पे वो अगवा वगैरह कर लेते थे ना। सबसे ज्यादा मसला वहां पे नए बंदे के लिए जनाब क्या होता है कि जब आप तुर्की में एंटर होते हैं तो वहां पे काफी जो है वो ठग लोग और जालसाज चालबाज लोग वहां पे आपका इंतजार कर रहे होते हैं। जो बंदा नया आता है उनको पता चल जाता है जी ये बंदा नया है, फिर उसको किस तरह वो डील करते हैं, किस तरह अपने चुंगल में फंसाते हैं कि जनाब आप हमारे घर में आ जाएं, हम आपको काम लगवा देते हैं।
तो नया बंदा किस तरह उनके साथ जो है ना वो फंस जाता है, और उसके साथ फिर क्या सलूक होता है वहाँ पे, किस तरह पाकिस्तानी सेफ जो है ना वो लोग या अफगानी जो थे वो किस तरह जुल्म करते थे लोगों के साथ, उनको अगवा करते थे। तो मेरा एक आंखों देखा वाकया इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, और साथ में नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि वहाँ से फिर मैं कैसे आइडिया बना, और वहाँ पे एजेंट कैसे मिलते हैं तुर्की से आगे यूनान जाने के लिए, कितने पैसे लगते हैं, कौन से बॉर्डर थे। क्योंकि एक मुझे नहर वाले बॉर्डर का नहीं पता था, मुझे सिर्फ पता था समंदर वाले बॉर्डर का, कि जो समंदर से बोदरम की तरफ जाते हैं। तो डर भी था। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे मुलाकात की, मेरे जो इलाके के थे उनके साथ, फिर यूनान के लिए मैंने सफ़र शुरू किया। नेक्स्ट एपिसोड में ये वाला सारा हम बयान करेंगे कि एजेंट कैसे मिलता है, और वहाँ पे अगर आप किसी और के घर में चले जाएं तो आपके साथ क्या सलूक होता है, और यूनान के लिए एजेंट कहाँ से मिलते हैं, यूनान की डैंकी पहली ट्राई हमने कब लगाई, कैसे लगाई, और हमारे साथ क्या हुआ, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज मैंने टाइम भी बढ़ा दिया है, सब दोस्त ये कह रहे थे आप सब टाइम घटा देता है यार, अच्छा नहीं किया तुसी। तो बाकी लें जी, हमने टाइम भी बढ़ा दिया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे अपनी मुकम्मल स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।